अरे मनोज भाई, कैसी मलाई चाप दी है तुमने? है इसमें तो चाप कम है और हरी सब्जी ज्यादा पड़ी है और ऊपर से नमक भी कम डाला है। अरे यहाँ आकर क्यों कमियां निकाल रहा है? जब अच्छी नहीं लग रही तुझे तो फिर कहीं और से जाकर खा लेना। तो हम फ्री में थोड़ी खा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं खाने के, तो चीज तो ठीक लेंगे ही ना, खराब थोड़ी ना खाएंगे। ए भैया, हमारे यहाँ ऐसी चाप मिलती है, खाना तो खा वरना निकल ले यहाँ से। तभी ग्राहक गुस्से में मनोज के गले का कॉलर पकड़ लेता है और उन दोनों में हाथापाई होने लगती है। तभी काउंटर पर बैठी मनोज की बीवी रचना भागकर आती है और उन दोनों के बीच का झगड़ा खत्म कर देती है। अजी, ऐसे ही सबसे गुस्से में बात करोगे तो कैसे हमारा ढाबा चलेगा? तुम हर रोज ग्राहकों से लड़ते रहते हो, फिर उनको भगा देते हो। तो बीच में मत पड़ और मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, समझी? मैं अच्छे से जानता हूँ कि ढाबा कैसे चलाते हैं और कैसे नहीं। विकासपुर नाम के गांव में मनोज नाम का एक आदमी था जिसका एक ढाबा था। मनोज थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का था, जिस कारण वो अक्सर ग्राहकों से लड़ने पर उतारू रहता था। उसकी पत्नी रचना पैसे काटने के लिए ढाबे के काउंटर पर बैठी रहती थी। एक शाम मनोज की माँ सरला अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी उसके घर पर हरिओम नाम का एक आदमी आता है। सुनो मनोज की माँ, मनोज के ढाबे पर रोज झगड़े होते रहते हैं और आज तो उसने मुझसे भी झगड़ा कर लिया। जानती हूँ मैं भाई साहब, पर मैं क्या करूँ, वो मेरी बात भी नहीं मानता। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, पर मैं उसे समझाने की कोशिश करूँगी। तभी अंदर से उन दोनों की बातें सुनकर मनोज बाहर आता है। हरिओम जी, तुमको कोई और काम नहीं बचा क्या है जो मेरी शिकायत लेकर मेरे घर चले आते हो? बेटा, मैं ये सब तेरे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम सबसे ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहे ना तो एक दिन तुम्हारा ये ढाबा बंद हो जाएगा और साथ में तुम्हारी इज्जत भी चली जाएगी। तभी मनोज हंसता हुआ कहता है, इज्जत की फिक्र मुझे नहीं है, पेट भरने के लिए ढाबा चला रहा हूँ, यही मेरे लिए काफी है। तब हरिओम गुस्से में मनोज के घर से चला जाता है और मनोज की माँ गुस्से में उससे कहती है, बेटा, जुबान से कमाओगे या झगड़े से? माँ, आप भी आज फिर वही पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा ना। ऐसा कहकर मनोज अपने कमरे में चला जाता है। रात के समय मनोज और रचना अपने कमरे में बिस्तर पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी रचना बोलती है, सुनिए, आप दिन भर ढाबे पर कमाई के लिए लड़ते रहते हैं, लेकिन असली खजाना तो इस घर में है। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने सुना था कि आपकी दादी के पास बहुत सारा सोना चांदी था जो वो मरते वक्त माँ जी को देकर गई थी, और वो सारा सोना चांदी माँ जी अपनी तिजोरी में रखती है। अरे तो फिर माँ से हम मांगते क्यों नहीं? क्या आपको लगता है वो इतनी आसानी से सब कुछ दे देंगी? किसी को तिजोरी के पास तक तो जाने नहीं देती है वो। ये बात सुनकर मनोज सोच में पड़ जाता है। फिर अगले दिन मनोज गुस्से में लाल होकर अपनी माँ के पास जाता है। हाँ, मुझे तिजोरी की चाबी दो। क्यों, क्या करेगा तिजोरी की चाबी लेकर? उसमें दादी का तुम्हें दिया हुआ खजाना रखा है, इससे मैं अपना पुराना कर्जा चुका सकता हूँ। नहीं, वो तिजोरी तुम्हारे लिए नहीं खुल सकती। अरे तो क्या मैं हमेशा गरीबी में मरता रहूंगा क्या? अगर मेहनत करोगे तो खुद का खजाना बना लोगे, दूसरे का खजाना लेकर क्या करोगे? आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, बस खुद के लिए सब कुछ बचा कर रखा हुआ है। मनोज गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ उसे गुस्से में देखती रहती है। फिर एक दिन दोपहर के समय जमींदार नारायण अपने 2 आदमियों के साथ मनोज के घर आता है और मनोज की माँ से कहता है, सुनो मनोज की माँ, मनोज ने अपना घर गिरवी रख दिया है और जल्दी से जल्दी अपने मकान को खाली कर दो। अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। तभी मनोज की माँ हैरानी से बोलती है, क्या मनोज ने घर गिरवी रख दिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर उसने अपना कर्ज नहीं चुकाया तो मैं मनोज को छोड़ूंगा नहीं। ऐसा बोलकर नारायण वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी घबराकर मनोज की माँ अंदर से मनोज को बुलाती है। मनोज, ये क्या कर दिया तुमने? अपना घर गिरवी रख दिया। हाँ माँ, मुझे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपने घर को गिरवी रख दिया। अब तो इस घर को बचाने का एक ही तरीका है, मुझे तिजोरी की चाबी दे दो। माँ गहरी सांस लेती है और तिजोरी खोलने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही माँ तिजोरी खोलती है, मनोज और रचना बड़े ही ध्यान से तिजोरी की तरफ देखते हैं, लेकिन अंदर तो सिर्फ पुराने कागजात रखे होते हैं। और मनोज हैरान होकर बोलता है, हाँ, ये क्या मजाक है? इसके अंदर तो सिर्फ पुराने कागज है। यही तुम्हारी दादी का खजाना है बेटा। फिर मनोज गुस्से में एक किताब को उठाता है और उसके कागजों को पलटने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेज पर जाती है जिस पर भरता समोसा रेसिपी लिखी होती है। मनोज हैरान होकर बोलता है, ये क्या है? भरता समोसा की रेसिपी? अगर तुमने मेहनत और ईमानदारी से काम किया तो ये रेसिपी भी किसी खजाने से कम नहीं है। मनोज ये सब सुनकर गहरी सोच में पड़ जाता है और यहीं से उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत होती है। ये कैसा मजाक है? मैंने तो तिजोरी में सोने चांदी होने की उम्मीद की थी, पर इसमें सिर्फ एक भरता समोसे की रेसिपी निकली। तो अब क्या करोगे? अरे तो और क्या करूं? अब भूखे मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरी मानो तो एक बार बनाकर देख लो, क्या पता ये सच में काम कर जाए। अगली सुबह मनोज अपने ढाबे पर खाली बैठा हुआ था और भूख से परेशान होकर रेसिपी को उठाकर पढ़ता है। फिर खुद से कहता है, अगर माँ कह रही थी तो एक बार आजमा ही लेता हूँ।
वो उठकर ढाबे की रसोई में जाता है और बैंगन का भरता बनाने लगता है। पीछे से उसे रचना देख रही होती है। तुम सच में बैंगन के भरते के समोसे बना रहे हो? हाँ, एक बार बनाकर देखता हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना। अगर खराब बने तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। मनोज ने कुछ देर में समोसे बनाकर तैयार तो कर लिए, पर उनका स्वाद कुछ खास नहीं था और वो उदास होकर अपनी माँ के पास जाता है। आप कहती थी कि ये रेसिपी किसी खजाने से कम नहीं, लेकिन मेरे समोसे कुछ अच्छे ही नहीं बने। खजाना भी मेहनत करने वालों को मिलता है, सिर्फ रेसिपी पढ़ने से कोई जायका नहीं आ जाता। रसोई में जाती है और मसालों को सही तरीके से मिलाकर मनोज को देती है। समोसा सिर्फ आटे और भरावन का खेल नहीं होता, ये स्वाद और मेहनत की पहचान होती है। फिर माँ, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, इस बार दिल से बनाना। अगले दिन मनोज अपने ढाबे पर जाता है। रसोई में जाकर एक बार फिर से दिल लगाकर वो बैंगन के भरते के समोसे बनाता है, लेकिन इस बार समोसे का स्वाद लाजवाब आता है और मनोज पहली बार अपने ग्राहकों को अपने बनाए हुए समोसे परोसता है। अरे मनोज भाई, ये समोसे तो कमाल के हैं। इसके अंदर आलू नहीं है क्या? तभी दूसरा ग्राहक बोलता है, ऐसा समोसा तो कभी खाया ही नहीं मैंने, वाह। कुछ दिन बाद पूरे गांव में मनोज के बनाए हुए भरता समोसे की चर्चा होने लगती है। और एक दिन मनोज अपने कमरे में बैठा था और उसकी माँ उसके पास आकर बोलती है, अब समझ आया मनोज बेटा कि असली खजाना क्या होता है। मामा, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं। मैं आज से सच में अपनी गलती सुधारूंगा, सच्ची कह रहा हूँ। माँ अपने बेटे को गर्व से देखती है, क्योंकि मनोज अपने ढाबे को फिर से खड़ा करने का मन बना चुका था। कुछ दिन बाद मनोज अपने ढाबे को पूरी तरह बदल देता है। ढाबे के अंदर पुरानी कुर्सी की जगह साफ सुथरी चौकियां आ गई थी। वहीं मनोज काउंटर पर खड़ा था और रचना ऑर्डर संभाल रही थी। तभी एक ग्राहक आता है। अरे मनोज भैया, आपके समोसे तो कमाल के बने, लोग इनको खाने दूर दूर से आ रहे हैं। तभी गांव का जमींदार नारायण मनोज के ढाबे पर आता है और मनोज से कहता है, अरे मनोज, आजकल काफी चर्चा में है तेरा ढाबा। बिल्कुल मालिक, मेरी मेहनत रंग लाई है। चल इसी बात पर एक समोसा मुझे भी खिला दे। नारायण समोसे का एक निवाला जैसे ही मुंह में देता है। मैंने तो आज तक ऐसा समोसा पहले कभी नहीं खाया। अब आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही आपका कर्ज चुका दूंगा। अब तेरा समोसा इतना अच्छा बिक रहा है, पैसे तो मेरे अपने आप आते ही रहेंगे। शाम को मनोज अपनी माँ के पास आता है। आपने बिल्कुल सही कहा था, असली खजाना मेहनत और ईमानदारी है। आपने जो सिखाया वही मेरी असली पूंजी निकली। आज मुझे अपने बेटे पर गर्व हो रहा है। मनोज धीरे धीरे अपनी मेहनत और ईमानदारी से ढाबे को चलाने लगा और अपना सारा कर्ज एक दिन उसने उतार दिया। साथ साथ अपने गुस्से के स्वभाव को भी बदला और कुछ दिन बाद मनोज ने अपने एक ढाबे से 2 ढाबे कर लिए और दूसरे ढाबे का नाम भरता समोसा रखा और अब वो सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा। सुंदरनगर में एक मशहूर पकौड़े वाला रहता था। नाम था उसका चंदू। सुबह उठना, उठकर पकौड़े तैयार करना और पूरे दिन नगर में घूम घूम कर साइकिल पर पकौड़े बेचना, यही उसका रोजाना का काम था। पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े, जल्दी आओ गरम गरम पकौड़े खाओ। पकौड़े ले लो पकौड़े, गर्मा गर्म पकौड़े। चंदू की आवाज सुनकर हर कोई उसके गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए वहां आ जाता था और थोड़ी देर में ही चंदू के सारे पकौड़े बिक जाते थे। चंदू अपने पकौड़े बेचकर घर लौट आता था। देखो माँ, आज मेरी कितनी कमाई हुई। तुम्हें पता है, सुंदरनगर में हर कोई मेरे पकौड़ों का दीवाना है। सबको मेरे पकौड़े बहुत पसंद आते हैं। क्या हुआ, तुम क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? क्या फायदा कमाई का जब खाने वाले हम 2 हैं। अब से तुझे बोल रही हूँ कि शादी कर ले। कम से कम ऊपर जाने से पहले पोते पोती का मुंह तो देख लूंगी। बहू से सेवा तो करवा लूंगी, पर तू है कि शादी के लिए हाँ ही नहीं करता। देख, पड़ोस में सबकी बहुएं आ गई हैं, तू ही रह गया है शादी के लिए। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। वैसे भी अब मेरा काम अच्छा चल गया है, तो मुझे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर मेरी माँ खुश है, मैं भी खुश हूँ। ठीक है बेटा, फिर मैं आज ही तेरे लिए लड़की देखना शुरू करती हूँ। कुछ ही समय में चंदू के लिए बहुत ही समझदार लड़की मिल गई और चंदू की शादी हो गई। नई बहू के घर आ जाने से घर में रौनक आ गई। चंदू की माँ बहुत खुश थी। लक्ष्मी बहू, तुम तो साक्षात लक्ष्मी का रूप बनकर ही हमारे घर में आई हो। तुम्हारे आने से घर में कितनी रौनक आ गई है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सकूं। मुझे पता है बहू, तुम सभी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाओगी। सुनिए, आज तक आप अकेले ही पकौड़े बनाते रहे हैं। अब आप चिंता मत कीजिए,
पकौड़े बनाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। अब मैं पकौड़े बनाकर दिया करूंगी, आप बेचने जाया करना। इससे आपको अपने लिए भी समय मिलेगा। कितनी अच्छी है मेरी बहू, मेरा और चंदू का कितना ख्याल है इसे। उस दिन से लक्ष्मी पकौड़े बनाने में चंदू की मदद करने लगी। चंदू का काम आसान हो गया। अब वो सुबह जल्दी ही पकौड़े बेचने के लिए निकल जाता था और शाम तक अच्छी कमाई करके घर लौटता था। पर पिछले कुछ दिन से चंदू परेशान था। जब उसकी पत्नी ने उस परेशानी का कारण पूछा तो उसे बताना ही पड़ा। क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ आप कुछ दिनों से परेशान हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ है। हाँ चंदू बेटा, मैं भी तुझे कई दिनों से परेशान देख रही हूँ। क्या बात है? पता नहीं, कुछ दिनों से मैं जब पकौड़े बेचने के लिए निकलता हूँ तो मेरा टोकरा भरा हुआ होता है, पर बाजार तक पहुँचने में मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे टोकरे में से कुछ पकौड़े गायब हैं। पकौड़े गायब हैं? पर बेटा आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं कुछ ज्यादा पकौड़े ही बना दूंगी। कई बार पता नहीं चलता, हो सकता है आपके मन का वहम हो। हाँ, ये भी हो सकता है मेरे मन का वहम हो। कल मैं थोड़े ज्यादा पकौड़े ले जाऊंगा। अगले दिन चंदू थोड़े ज्यादा पकौड़े लेकर जाता है, पर उस दिन भी चंदू देखता है कि पकौड़े थोड़े कम हैं। वो घर आकर ये बात लक्ष्मी और अपनी माँ को बताता है। अरे मेरे बच्चे को पता नहीं किसकी नजर लग गई है। कोई भूत प्रेत पकौड़े चुरा कर भाग रहा है क्या? मुझे तो दाल में कुछ काला दिखाई देता है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम पकौड़े बेचने के लिए जाते हो क्या कहीं कुछ देर के लिए रुकते हो? मैं जब पकौड़े बेचने जाता हूँ तो रास्ते में बस मैं पानी पीने के लिए नदी किनारे रुकता हूँ। बस, मैं सारी बात समझ गई। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। कल के बाद तुम्हारी ये समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं ऐसा क्या करने वाली हो? बस देखते जाओ, जैसे जैसे मैं कहूँ तुम वैसे ही करना। लक्ष्मी बहुत ही समझदार थी। अगले दिन जब चंदू पकौड़े बेचने के लिए निकला तो वो नदी के पास पानी पीने के लिए रुका और फिर से अपने पकौड़े बेचने के लिए चला गया। चंदू पकौड़े बेचकर घर आ गया। अब तुम नगर के राजा के पास जाओ और अपनी ये समस्या उन्हें बताना। चंदू नगर के राजा के पास गया और पकौड़े चोरी होने की बात कही और आज उसने जो किया वो बात भी उसने राजा के कानों में डाल दी। मैं न्याय जरूर मिलेगा, चोरों को जल्दी ही पकड़ा जाएगा, नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए। चंदू खुशी खुशी घर आ जाता है। नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। अब बारी थी असली चोरों को पकड़ने की। क्या तुम्हें लगता है लक्ष्मी, चोर पकड़े जाएंगे? बिल्कुल पकड़े जाएंगे। मैंने तरकीब ही ऐसी लड़ाई है। चोर तो ये भी नहीं जानते कि उस दिन तुम पकौड़े बेचने बाजार गए ही नहीं। मैंने सिर्फ उन चोरों को पकड़ने के लिए वो पकौड़े तैयार किए थे। उन चोरों के हाथ पर गोंद लगे हुए पकौड़े अच्छे से चिपक गए होंगे। मैंने ऐसा गोंद तैयार किया था जो छुड़ाए नहीं छूट सकता। चोर तो अपने हाथों में पकौड़े चिपके हुए देखकर परेशान हो रहे होंगे। राजा जी द्वारा जो खबर उन्हें मिलने वाली है उससे वो बहुत खुश हो जाएंगे। लक्ष्मी ने पकौड़ों पर चिपचिपा गोंद लगा दिया था जिससे पकौड़े उन चोरों के हाथ पर चिपक जाएं जो चंदू के पकौड़े चुराते थे। राजा द्वारा नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। राजा वीरभान ने कल रात को एक सपना देखा था जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे लोग देखे थे जिनके हाथ में पकौड़े चिपके हुए थे। राजा वीरभान ने सपने की बात राजगुरु से कही है। राजगुरु का कहना है यदि सच में ऐसे लोग मिल जाएं तो राजा वीरभान के लिए बहुत ही शुभ है। इसीलिए राजा वीरभान ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जिनके हाथ में सचमुच पकौड़े चिपके हुए हों। क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई है जो ये इनाम पाना चाहता है तो वो राजा वीरभान के पास जा सकता है। जो भी ऐसा चमत्कारी व्यक्ति राजा वीरभान से मिलेगा उन्हें राजा वीरभान की तरफ से 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। अरे भाई, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। हमारे हाथों में तो सचमुच पकौड़े चिपके हुए हैं। चल यार, जल्दी से राजा वीरभान के पास चलते हैं। पता लगे कोई और पहले पहुंच जाए। गांव के बहुत से लोग उस चंदू से पकौड़े खरीद कर खाते हैं। हो सकता है गांव में और भी लोगों के हाथों में पकौड़े चिपके हों। ये इनाम हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू ठीक कह रहा है यार जग्गू, चल हम जल्दी से राज दरबार चलते हैं। अरे वाह, ये तो कोई जादुई पकौड़े थे जो हमारे हाथों में चिपक गए और राजा वीरभान को सपना भी इसी का आया। अब तो हम माला माल हो जाएंगे। लक्ष्मी की तरकीब काम कर गई और चोर पकड़े गए। राजा के दरबार में जब जग्गू और रघु नाम के 2 चोर पहुंचे तो सारी सच्चाई सबके सामने आ गई। इन दोनों चोरों को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए ताकि ऐसे चोर दोबारा राज्य में चोरी न कर सकें। लक्ष्मी, बहुत समझदार हो। हमारे राज्य में जैसी समझदार प्रजा का होना बहुत जरूरी है। उपहार स्वरूप ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं हम तुम्हें देते हैं। ये तुम्हारी समझदारी का इनाम है।
लक्ष्मी अपने पति चंदू के साथ इनाम लेकर खुशी खुशी घर लौट आती है। मैंने तो पहले ही कहा था, हमारी बहू अपने नाम के साथ साथ सचमुच लक्ष्मी का रूप बनकर घर में आई है। जीते रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश।